गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, SGR ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो के अंदर हमने अमल एवं सार की साधारण परिभाषा जो प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ी थी, इसके अलावा अपने अमल और सार की दो अवधारणाएं पढ़ी, जिनमें पृष्ठ अपने पढ़ी आर्नियस अवधारणा और दूसरी पढ़ी अपने ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। अब इसी का जो तीसरी अवधारणा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवधारणा है, वो है लुईस अवधारणा। अमल सार की लुईस अवधारणा। तो पहले ये लुईस अवधारणा क्या है, इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं। इस अवधारणा के अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और सार वे पदार्थ होते हैं, सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म प्रदान करते हैं। परिभाषा एक बार जनरली से अपन देखें कि लुईस अवधारणा के अनुसार अमल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। परिभाषा याद रखनी है कि अमल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है एक उदाहरण से। पहले अपन परिभाषा देख रहे हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, उसको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। तो अमल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बात आ रही है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो होते हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। कैसे, एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। उससे पहले कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा, जैसे NH3। इस NH3 के पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं नाइट्रोजन के पास, अर्थात इस नाइट्रोजन के पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। इस नाइट्रोजन के पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। एग्जांपल से समझेंगे एक बार किस प्रकार से। तो अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि तीन प्रकार के बंध अपन पढ़ चुके हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर इस NH3 के अंदर क्या है, सहसंयोजक बंध है। NH3 में कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। और हम जानते हैं कोई भी परमाणु क्रिया क्यों करता है, या कोई भी अणु या परमाणु क्रिया क्यों करता है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। अर्थात अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या पूरे हो जाते हैं, तो वह परमाणु स्थायी हो जाता है। कोई भी परमाणु क्रिया क्यों करता है, स्थायी होने के लिए। और वह स्थायी कब होगा, जब उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए। उसके सबसे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाए, 8। तो सबसे पहले देखो थोड़ा सा जनरली परमाणु के बारे में देखते हैं कि हम जानते हैं कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और इसके बीच में, परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सबसे बाह्यतम कोश मतलब सबसे बाहर वाला कोश। इस सबसे बाह्यतम माना कि मेरे पास ये दो कोश है, तो सबसे बाह्यतम कोश में जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे
तो वो परमाणु क्या हो जाएगा, स्थायी। और परमाणु क्रिया क्यों करता है, स्थायी होने के लिए। और वो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 3 प्रकार से क्रिया करता है, या तो वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, समझ में। तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने से, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होता है। और दोनों आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधित होकर आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा मैं जनरली आपको पिछली वाली क्लासों में अपन देख चुके हैं कि आयनिक बंध क्या होता है, फिर भी बताना चाहता हूँ एक उदाहरण से कि आयनिक बंध, जैसे एक उदाहरण के लिए NaCl, तो इसकी बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। आपको 30 तक के प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि अपन जानते हैं नाभिक में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, उसका परमाणु क्रमांक। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक। तो सीधी सी बात है, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11। और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अर्थात सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात इसके अंदर 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा वापस देख लेते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। अब यदि सोडियम का परमाणु क्रमांक वैसे मैं लिखना चाहूँ कि ये किस प्रकार होगा, तो जैसे Na, तो 281, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी समझाऊंगा मैं कि 281 कैसे हुआ। तो अब ये क्या होता है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और इसको बाह्यतम कोश में अपन चाहिए परमाणु स्थायी कब होगा, जब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब ये क्या करें, यदि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले, तो ये इसका बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये कोश समाप्त हो गया, तो इसका बाह्यतम कोश ये हो गया क्या। जैसे यहाँ पर इस सोडियम के मान लो ये 3 है, इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो या तो इस बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ले तब वेट भरे, या तो ग्रहण करे, या 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे यहाँ से। तो बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लेने के 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना सरल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम धनायन बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 कितने रह गए, 2। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना भी 2। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि पहले इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, और प्रोटॉनों की संख्या वो 11 है, तो इस पर प्लस का चार्ज आ गया। जो इसने ये इलेक्ट्रॉन त्यागा वो क्लोरीन के 287, वो इस क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। अब ध्यान दो, 287, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो ये जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा वो इसने ग्रहण कर लिया। तो क्या बन जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन करेगा Cl- बन जाएगा, और 288, इसके बाह्यतम कोश में पहले 7 थे, एक आके और जुड़ गया, 8 हो गया। अर्थात इसमें प्रोटॉनों की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद 17 प्रोटॉन रह गए, 18 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इस पर आ गया माइनस। तो हम जानते हैं कि इन आयनों के मध्य आपस में क्या होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आयनों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है, जिसे क्या बोलता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधित होकर किसका निर्माण करते हैं, आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा जो बंध होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी। और जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों परमाणु का समान अधिकार होता है। साझे के जो परमाणु होते हैं उन पर दोनों परमाणु का क्या होता है, समान अधिकार। जिसे इस NH3 से ही ले लेते हैं। इस NH3 में कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको सूत्र याद होना चाहिए कि मेरे पास कोई भी परमाणु है और इसके बीच में एक सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके चार वर्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके वर्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि पहले पढ़ चुके हैं कि इन कक्षों को जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, उन्हें कक्ष या कोष कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, कक्ष या कोष। और उन्हें K, L, M, N, O आदि से प्रदर्शित किया जाता है, या 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया जाता है।
तो एक कक्ष के भी 4 उपकोष होते हैं। एक कोष के 4 उपकोष होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझो कि आपकी क्लास में यदि स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाए या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके 2 सेक्शन करने पड़ते हैं, ए बी, और भी ज़्यादा हो जाए तो 3 करने पड़ते हैं, ए बी सी। तो इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक ज़्यादा है तो एक कोष के भी क्या हो जाते हैं, 4 या उससे ज़्यादा उपकोष होते हैं। और जो मुख्यतः अपने पास उपकोष हैं वो कौन से, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। आपको याद रखना है कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये आपको, मैं इस चीज़ को समझने से पहले आपको कुछ ये बेसिक नॉलेज आना चाहिए, वो समझा रहा हूँ। एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम। मिनिमम की बात नहीं कर रहा, न्यूनतम की बात कर रहा है। न्यूनतम 1 भी भरा जा सकता है और मैक्सिमम कितने भर जा सकते हैं, 2 या 1 और 2 में से कुछ भी भरा जा सकता है इसमें, लेकिन मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। इस पी में अधिकतम तो 6 भरे जा सकते हैं, न्यूनतम में 1 भी भरा जा सकता है, 2 भी भरा जा सकता है, 3 भी भरा जा सकता है, 4 भी भरा जा सकता है, 5 भी भरा जा सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, अर्थात 1 से लेकर 6 तक भर सकते हैं इसके अंदर। डी उपकोष के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अर्थात 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और एक उपकोष के अंदर कितने होते हैं, 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने का क्रम आपको एक तो 30 तक के क्या होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस के जब आप वीडियो देखोगे और आपको जहाँ पर नोट्स मिल रहा है वहाँ पर इसके आपको परमाणु क्रमांक मिल जाएंगे 30 तक, वो आपको याद करने हैं। तो यहाँ तक अपने पास एस कक्षक में उपकोष में मैक्स अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में अधिकतम 6 भरे जा सकते हैं, डी में 10 भरे जा सकते हैं और एफ में कितने भरे जा सकते हैं, 14। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, विन्यास के बढ़ने का क्रम। एक सूत्र याद रखना है आपको, और वो सूत्र क्या है ये आपको इस साइड में बोल देता हूँ क्योंकि अपने पास यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14, 14। ये आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ने का क्रम याद रखना है, 1s2 2s2। 1s के बाद में 2s आता है, याद रखने की बात है, 1s के बाद 2s। लेकिन एस कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एस कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, चाहे वो कोई सा एसओ, 1so 2so 3so। तो उसी के अनुसार 1s2 2s2। 1p होता नहीं है, डायरेक्ट 2p आता है। 1p होता नहीं है, क्या आता है, 2p। तो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं, तो 2p6। फिर इस 2p बाद में 3s आता है, तो 3s2। फिर 2 यहाँ 2p आ गया तो इसके आगे वाला कौन आएगा, 3p6। फिर 4s2 और फिर क्या आ जाएगा, 3d10। याद रखना है 1d और 2d नहीं होता है, डायरेक्ट 3d होता है। तो इस बढ़ने के क्रम को याद करना है कि 1s2 पहले s 1s आएगा, फिर क्या आएगा 2s बाद में 2p बाद में 3s बाद में 3p बाद में 4s और 1d और 2d नहीं होता, फिर क्या आता है 3d10। इसके अनुसार अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। ये 30 तक के लिए लागू है, केवल 30 तक के तत्वों के लिए लागू है, 30 तक जिनका परमाणु क्रमांक है। उसके आगे के लिए दूसरा कुछ रूल्स बदल जाएंगे, इसके अंदर एफ भी आ जाता है और कुछ भी बदल जाता है थोड़ा सा। तो आपको केवल 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने का क्रम याद होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 1s के बाद में 2s आता है, 2s बाद में 2p आता है, 2p बाद में कौन सा आता है, 3s आता है, 3s बाद में 3p 4s2 3d10। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, शुरुआत में आपको 2s तो याद कर लोगे आप कि 1s और 2s आता है, और इसको याद कर सकते हैं psp या यहाँ से भी ले सकते हैं sp। इसको भूल जाओ, एक बार एक 1s आता है, फिर यहाँ से अपन याद रखेंगे sp, और अब 1 के बाद में आप अंदर 2s, तो क्या लिखोगे sp फिर sp फिर क्या आएगा
एस और डी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस पी और एस और डी, और एक ऐसे ही, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से याद कर सकते हैं कि 1s 2s को छोड़ सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं पी एस और डी, पी एस डी। इस प्रकार आपको क्रम याद करना। अब एक उदाहरण से कैसे भरेंगे, जैसे यही बात करते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। मुख्य कि मैं नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, ये इसका परमाणु क्रमांक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। एक बार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का 9 है, हाइड्रोजन का 1 है। मुख्य के लिख रहा हूँ, फास्फोरस के 15 है, क्लोरीन का 17 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, कार्बन का 6 है, सिलिकॉन का 14 है। ये मुख्य तत्वों के मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से परमाणु क्रमांक लिखे हैं। नाइट्रोजन का 7 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ऑक्सीजन का 8 है, क्लोरीन का 9 है, हाइड्रोजन का 1 है, फास्फोरस का 15 है, क्लोरीन का 17 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है, कार्बन का 6 है, सिलिकॉन का कितना है 14। अब इनको सबसे पहले बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। तो हमेशा परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है, उसके ऊपर उस तत्व का प्रतीक लिखा जाता है, उसके ऊपर उसका एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, अर्थात इसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन को 7 इलेक्ट्रॉन पढ़ने नियम के अनुसार पहले एस के अंदर कितने आएंगे 1s2, फिर दूसरे के अंदर 2s2, तो 2 कितनी हो गए 4 हो गए। 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए अपने पास, तो अपने पास बाकी कितने रह गए 3, तो 2p3। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप तो कह रहे हो कि पी कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो मैं अधिकतम बात कर रहा हूँ कि अधिकतम 6 भरे जा सकते हैं। मिनिमम के लिए कोई शर्त नहीं, मिनिमम मतलब न्यूनतम 1 भी भरा जा सकता है, 2 भी भरा जा सकता है, 3 भी, क्योंकि अपने जितने की आवश्यकता है उतने ही लास्ट में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एस कक्षक के अंदर देखो अपने पास पहला एस कक्षक आएगा, तो 1s के अंदर कितने भर गए 2s के अंदर कितने भर गए 2, तो 2 ऑटो कितने हो गए 4। अब अपने पास पी में अधिकतम 6 तो बढ़ सकते थे, लेकिन अपने पास जरूरत कितनी है, क्योंकि उसका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो 7 में से 4 भर गए तो कितने रह गए 3, तो क्या हो जाएगा 2p3, कितना आ जाएगा 2p3। इसी प्रकार जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो क्या भरोगे आप 1s1, कितना भरोगे 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो 8 के अनुसार इसके अनुसार भरें, फिल करें तो 1s2, 2s2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 8 में से 4 भर गए, अब कितने किए, कितने कम रह गए 4, तो कितना आ जाएगा 2p4। क्लियर बात। इसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17, 17, इसके अनुसार भरो 1s2, 2s2, गिनते भी जाना, जोड़ते जाना, 2 और 2 कितने हो गए 4, फिर क्या आ जाएगा 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, फिर क्या आ गया 3s2, 12 है। अब 17 में से कितने भर गए 12 है अपने पास हो गए, तो अब अपने 17 में से 12 हो गए, तो 5 की नीड है, मतलब 5 ही भरे जा सकते हैं, तो 3p5। इस प्रकार आपको ये किसका क्रमांक याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल पता होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। और आपको ये याद रखना है कि x कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14, और आपको 30 तक के तत्वों के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। अभी आपने बात की, वापस इस पर आपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये आपको कुछ जनरल मैंने बातें बताई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, ये बात अपन को याद ध्यान रखनी है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं ले, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं ले। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ NH3, इस नाइट्रोजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते।
अभी मैंने बात की नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे तो 1s2 2s2 और 2p3 2 2 4 और कितना जाएगा 2 3, क्योंकि अभी अपने सूत्र देखा था उसके अनुसार आपको ये याद रखना है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 के अनुसार भरा गया। अब हम जानते हैं बाह्यतम कोष क्या होता है, तो इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो बाहर के 2 कोष है उनमें के इलेक्ट्रॉनों का अपन योग कर लेंगे। यदि 8 है तो उसका योग नहीं करेंगे, यदि यहाँ इसमें 8 बढ़ जाता तो उसका योग नहीं करते। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे अपन, योग कर लेंगे। 2 और 3 कितने हो गए 5। पहले कोष के लिए नियम है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ जा सकते, और दूसरे कोष के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार अपन के एलिमेंट तरीके से जान सकते हैं। तो इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसको हम जानते हैं परमाणु क्यों क्रिया करते हैं, अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए। इस नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितनी की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। इस नाइट्रोजन को अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितनी की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है, ठीक। और हाइड्रोजन के लिए नियम क्या है, हाइड्रोजन परमाणु कब स्थायी होता है, जब उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाए। सभी तत्वों के लिए लागू नियम है कि इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन के लिए नियम कितना है, 2। और हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। इस हाइड्रोजन को स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 बढ़ते ही स्थायी हो जाएगा। और इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इन नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंध। तो देखो नाइट्रोजन जो बीच वाला मुख्य तत्व है उसको अपन ले लेंगे बीच में, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 गोले काटते हुए, इस बड़े वाले गोले को काटते हुए अपन बना लेंगे, और वहां पर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं x से दर्शा रहा हूँ, इसमें भी x और इसमें भी x। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसे दर्शा रहा हूँ, x से दर्शा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन x है, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं दर्शा रहा हूँ बिंदु से। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 3 की। तो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। साझेदारी से तात्पर्य है कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कौन देगा, नाइट्रोजन। तो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस बीच वाले गोले में जो कट रहा है वहाँ इसमें, तभी साझेदारी मान जाएगी। तो 1 इसने हाइड्रोजन दे दिया, तो 1 नाइट्रोजन दे दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ अब साझेदारी कर ली। इसी प्रकार इसके पास भी 1 की कमी है हाइड्रोजन की, दो पूरा करने के लिए। तो इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। 5 में से देखो इसके कितने काम है, 1 2 3। अभी भी इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। इस नाइट्रोजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। अब इस बड़े वाले गोले में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों में गिने जाएंगे। बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, ये दोनों ही परमाणुओं का समान अधिकार होता है। सहसंयोजक बंध की परिभाषा बात कर चुके हैं कि इस प्रकार के बंध में 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। 2 परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। और जो साझे के जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। उन पर दोनों परमाणुओं का क्या होता है, समान अधिकार। ये 9th क्लास में अपन देख चुके हैं, और एक अपना वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बेसिक नॉलेज दिया हुआ है इन सब चीज़ों का, वो आप देख लें तो और भी क्लियर चीज़ हो जाएगी आपको। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 की आवश्यकता थी। तो ये इसने 1 हाइड्रोजन के साथ क्या कर ली, इस 1 नाइट्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ली, साझेदारी कर ली। तो 1 हाइड्रोजन दे दिया, 1 नाइट्रोजन दे दिया। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन दे दिया, 1 नाइट्रोजन दे दिया। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन दे दिया, 1 नाइट्रोजन दे दिया। इसके पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। कितने थे, 5। तो 5 में से इसने 3 हाइड्रोजन के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, लेकिन अभी भी इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग में नहीं आ रहे। उन्हें क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें क्या बोलेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। एक एग्जाम्पल से और देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे H2,
अपने पास हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो इसमें तो हो गया 1s1। क्लियर बात। अब दूसरा तत्व अपना कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी मैंने परमाणु क्रमांक बताया 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के क्रम से, तो 1s2 2s2 2 और 2 कितनी हो गए 4। 8 में से 4 भर गए, कितनी की आवश्यकता है 4 की। अब 2s बाद में कौन आता है 2p आता है अपना, तो 2p4। अब इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पता लगाने कितने हैं, तो ये तो ऐसे कैसे आ गया पहला। बाह्यतम कोश के जो बाह्यतम के 2 कोश है उनके इलेक्ट्रॉनों को अपन जोड़ देंगे, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 4 और 2 कितने हो गए 6। अर्थात ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 6। और इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है 2 की आवश्यकता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, एक इलेक्ट्रॉन की। 2 हाइड्रोजन जुड़िए, दोनों हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। ये ऑक्सीजन का मैंने गोला बना लिया, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़िए 2, तो 2 गोले काटते हुए आपको बना लेने हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन को तो 2 पूरा करने के लिए 1 की नीड है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है पार्टनरशिप करता है। और ऑक्सीजन के 8 पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है पार्टनरशिप। 6 में से इसके 2 काम आ गए, तो कितने रह गए 4, तो 1 2 3 4। जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 4, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, इसको ही क्या बोलता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और युग्म से तात्पर्य दोनों जोड़ा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा को क्या बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो सीधी सी बात है, आपको पहली बात क्लियर हो गई कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें क्या बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो परिभाषा क्या कहती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अम्ल क्या होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। और सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। और सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। प्रदान कौन करेंगे, जिनके पास ये होगा, ऐसे यौगिक या ऐसे परमाणु जो बंध बनाने के पश्चात भी उनके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में काम में नहीं आ रहे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक ही लुईस अम्ल कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। और वो इन्हें क्या बोलते हैं लुईस अम्ल। अर्थात सीधी सी बात, अम्ल वे पदार्थ एकाकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण कौन करेगा, अरे जो भूखा होगा। एक उदाहरण, यदि कोई किसी भूखे को अपन, किसी का यदि पेट भरा हुआ और उसको अपन खाना देते, वो खाना नहीं खाएगा। और यदि आप उसको फिर भी आप उसको प्रेशराइज करके आप उसको खाना खिलाते हो, तो हो सकता है उसको वमन हो जाए, उल्टी हो जाए वापस। तो यदि वही खाना आप यदि उसके भूखे को, किसी जो बिल्कुल ही भूखा है कि या किसी गरीब भिखारी को अपन दें, 2-3 दिन से भूखा है, तो तुरंत खा लेगा। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है पहले से, वही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। इस परिभाषा से एक बात और निकलती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस अम्ल कहलाते हैं। और दूसरी बात, इतनी बात अपनी की, उससे 2 निष्कर्ष है। इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन रखने वाले यौगिक लुईस सार कहलाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन की धनी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो ज्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जो बंध बनाने में काम नहीं आ रहा हो, या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं लुईस सार। या ऐसे यौगिक जिनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हो जो बंध बनाने में काम में नहीं आ रहे, उन्हें क्या बोलेंगे
एकाएक इलेक्ट्रॉन युग्म, और वो किस तरह कार्य करेंगे, लुईस स्टार की तरह। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली यौगिक लुईस अमल करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाली यौगिक कैसे, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से, हर चीज में एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि आपको कोई चीज रटनी ना हो। AlCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, AlCl3। इसमें एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना चाहूँ 13 नंबर का, यहाँ देख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का एक एग्जाम्पल ले लिया अपने AlCl3, और Al का एटॉमिक नंबर है 13। तो इसको लिए लिखता हूँ मैं 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक कितने पर गए 10, 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10। 2p बाद में क्या आता है 3s2 12, 3s बाद में क्या आता है 3p, तो 3p1। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये पहला s ऐसे कैसे आ गया, ये 2 और 6 कितने हो गए 8। जब s और p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है आपको, तो 2 और 6 कितने हो गए 8, 2 और 1 कितना हो गया 3। अर्थात इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एल्युमिनियम के। इसी प्रकार क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसमें बने 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक कितने हो गए 12 हो गए क्या, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 है। 17 में से 12 हो गए, तो फिफ्थ वन होगा तो 3p5 में 3p5 आ जाएगा, क्योंकि अपन को पास 5 की नीड थी। अब इसको देखो, इसमें 2, इसके बाद जोड़ दो, 2 और 6 कितने हो गए 8, इसके दूसरे में 8 हो गए, यहाँ पर भी जोड़ 2 और 5 कितने हो गए 7। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, एल्युमिनियम की कितने है 3 है। अब इन दोनों के मध्य अपन मैं देखूँ तो ये अपना एल्युमिनियम का बनाना है आपको, और ये क्या बनाना है आपके पास, ये 3 क्लोरीन काटते हुए बड़े, ये एल्युमिनियम का गोला है अपना और 3 क्लोरीन के काटते हुए। इसे क्लोरीन, तीनों क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 7। और इन 7 इलेक्ट्रॉन को इसको 8 की पूर्ति करने, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अर्थात ये तीनों क्लोरीन इस एल्युमिनियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को मैं बिंदु से दर्शा रहा हूँ डॉट से, तो 1 2 3 4 5 6 और ये इसका 7। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 और ये इसका कितना हो गया 7। ये भी 1 2 3 4 5 6 और ये किसका हो गया 7। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में देखो यहाँ पे 3 है। अब देखो इस गोले में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, इसको भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एल्युमिनियम को 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी पूरी होगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इस एल्युमिनियम के गोले इनको थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करो कि है ही नहीं है। इस गोले में देखना है आपको, इस बड़े वाले गोले के अंदर इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। साइंस संयोजक बंद बनाने के पश्चात भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है, ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अभी भी क्या कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तभी पूरी होंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अब एक एग्जाम्पल समझ में आ गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक लुईस समल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब जिनके पास अभी भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हुए, जिनके बाह्यतम कोश में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे यौगिक जो बंद बनाने के पश्चात भी जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाते, उन्हें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक। वो क्या कहलाते हैं लुईस समल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की धनी जब भी बात की थी NH3 के अंदर, या एकाएक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले ऐसे यौगिक जो बंद बनाने में, जिनके कुछ इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम में नहीं आते, उन्हें क्या बोलते हैं एकाएक इलेक्ट्रॉन युग्म। ये वाले यौगिक लुईस स्टार कहलाते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट हो गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाएक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से देखता हूँ, ये आपको देखना है, मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार यदि NH3 और BF3 के मध्य रिएक्शन करवाई जाए, NH3 और BF3 के मध्य रिएक्शन करवाई जाए तो एक संकुल बनता है, एक यौगिक बनता है NH3 BF3 का संकुल।
इनको क्या बोलेंगे, संकुल यौगिक बोलेंगे। और यहाँ पर जो बंध होता है वो उपसहसंयोजक बंध होता है। अब अपने पास ध्यान दो, अभी अपने बात की इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक मतलब एक जोड़ा है। युग्म की बात करूं तो जोड़ा है। इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में काम ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इस NH3 ने अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको, क्योंकि इसके अभी भी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हुए। तो सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। प्रदान करने का कार्य किसने किया, NH3 ने, इसलिए क्या हो गया, सार। इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य किसने किया, NH3 ने, इसलिए क्या हो गया, सार। परिभाषा क्या कहती है कि सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। प्रदान करने का कार्य किसने किया, NH3 ने, इसलिए सार हो गया। ग्रहण करने का कोई कार्य किसने किया, BF3 ने, अम्ल हो गया। कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किसने किया, BF3 ने। तो सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, देने का कार्य किया NH3 ने, इसलिए सार हो गया। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का कार्य किसने किया, BF3 ने, इसलिए क्या हो गया, अम्ल। और यहाँ पर जो बंध बनता है वो कैसा है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। और ये यौगिक हो गया उपसहसंयोजक यौगिक। इसमें जो तीर का निशान है वो NH3 से BF3 की तरफ है। इसका मतलब है कि NH3 BF3 को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। NH3 BF3 को क्या प्रदान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, अपन पहले बात कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर, कि इसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो परमाणु होता है वो एक ही होता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन उससे उन इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणु का क्या होता है, समान अधिकार देता है क्या, लेकिन दोनों का समान अधिकार होता है। दोनों परमाणु का क्या होता है, समान अधिकार। तो उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण देख लेते हैं। और जैसे ये लुईस अम्ल के कौन से हैं, तो साधारणतः कुछ धनायन जैसे Na+ Mg+2। लुईस अम्ल कौन के हो गए, कुछ धनायन जैसे Na+ और Mg+2। क्यों धनायन, क्योंकि धनायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो अभी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो धनायन। दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, धनायन इलेक्ट्रॉन यौगिक जैसे LCl3 BF3 ZnCl2। इनका आप उपसहसंयोजक बंध बना के देखना, LCl3 BF3 ZnCl2। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5 नंबर का है। फ्लोरीन का कितना है, 9। तो आप बना के देख लेना, इसके अंदर अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हुए, 2 रह गए। ZnCl2 ये भी इसी प्रकार का यौगिक है। तो साधारणतः धनायन और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जैसे LCl3 BF3 ZnCl2 ये सारे लुईस अम्ल है। और लुईस सार, जैसे अभी बात की अपने इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस सार। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हैं। H2O, ऑक्सीजन के पास 4 थे। NH3, या कुछ ऋणायन भी होते हैं जो लुईस सार की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे क्लोरीन है, H2 है, इसके पास 1 2 3 4 अर्थात 2 जोड़ा क्या है, अभी अपन H2 के उदाहरण से देखा था, 2 जोड़ा ऐसे हैं जो बंध बनाने में काम नहीं है। इसके पास 1 जोड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस सार। तो ये अपनी कौन सी अवधारणा हो गई, लुईस अवधारणा। वापस एक बार मैं परिभाषित करता हूँ, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो अम्ल होगा। और ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। और सार वे पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। और सार वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, देगा कौन, जिसके पास एक्स्ट्रा पड़े हो। अरे किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो तो ही उधार देगा, खुद ही गरीब हो वो कहाँ से दूसरे को पैसे उधार दे सकता है। तो ऐसी बात है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हो वो ही देगा। तो सीधी सी बात है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले या प्रदान करने वाले जो यौगिक होते हैं वो सार होते हैं, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो अम्ल होता है। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में काम में नहीं आए।